अनुपम जी, ये जो पूरा सवाल था, अगर आप नरेंद्र मोदी के साथ उनके करियर की तुलना करें, तो नरेंद्र मोदी ने 2002 के चुनाव जीतने के बाद 2007 में पहली बार जब दूसरी बार चुनाव जीते, उसके बाद से उन्होंने अपने पंख फैलाने शुरू किए और वाइब्रेंट गुजरात जैसी चीज सामने आने लगी और उन्होंने अपनी इमेज बदलने की पूरी कोशिश की कि भाई मुझे जो गुजरात दंगों की वजह से जो खलनायक की तरीके से पेश किया जा रहा है, दरअसल वो एक विकास पुरुष है। और फिर एक गुजरात मॉडल की चीज नाम की चीज सामने आई। योगी आदित्यनाथ को पहले तो इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री बने तो पहले 5 साल उन्होंने अपने आप को स्थापित किया एक बड़े ही मजबूत नेता के तौर पर। अब जो योगी आदित्यनाथ 2022 के बाद के नेता होंगे, योगी आदित्यनाथ 2.0, उनको आप किस रूप में देखते हैं? क्या जो बात शीतल जी कह रहे हैं कि अब वो एक यूपी मॉडल को बनाने की कोशिश करेंगे? मैंने भी पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को खास तौर से देखते हुए और जिस तरह की 91 के बाद इस देश में जो हमने सोशलिज्म छोड़ के कैपिटलिज्म के रास्ते पे चले हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर को हमेशा से हर जगह सपोर्ट किया जा रहा है। और योगी पिछले कार्यकाल में भी कोशिश करते रहे कि वो कंपनियों को उत्तर प्रदेश ला सकें, लेकिन उस तरह की सफलता उन्हें हासिल नहीं मिली। लेकिन इस बार इस पे बहुत ज़्यादा शुरुआत से जोर डाला जा रहा है। और मुझे ये भी समझ, आप देखें कि दिल्ली के अगल बगल जो नोएडा वगैरह है, वहाँ पे अच्छी एक इंडस्ट्रियल बेल्ट बनी भी है। और पहले इधर पहले के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रयास किया, बहुगुणा जी ने प्रयास किया था, इलाहाबाद में, प्रयागराज में आप रहे हैं आशुतोष, आपने देखा होगा नैनी में बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट थी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए फेल गई क्योंकि उसका इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका दिल्ली से लिंक इतना अच्छा नहीं था। अब 6 लेन हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, अभी एक्सप्रेसवेज, तो ये इन सब का जो लिंक पैदा करने की जरूरत है। दिल्ली बॉम्बे हाईवे निकल रहा है। तो कुल मिला के मुझे बात सिर्फ योगी जी की नहीं है, इसके पहले अखिलेश थे, मायावती जी थी, ये सब लोग कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट इंडस्ट्रीज को लाया जा सके। बल्कि हमको लगता है कि शायद ममता जी को छोड़ के हर मुख्यमंत्री इस तरह का प्रयास कर रहा है आज की तारीख में हिंदुस्तान में, और हर तरह से अपने प्रदेश में इंडस्ट्रीज को लेके आ रहा है। ये योगी जी कोई एक खास काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन योगी जी के इंडस्ट्रीज लाने के बाद उनकी एक कमर्शियल ब्रांडिंग करके उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना, मुझे लगता है आशुतोष अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। अभी हमारे यहाँ पे कुछ इसी किसी चैनल पे ही कुछ पत्रकार मित्रों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री अगर शाखा नहीं गया तो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। और योगी जी की तो हमेशा से आरएसएस से इनकी एक लाग डांट चलते ही है। जो हिंदू युवा वाहिनी इन्होंने बनाई थी, एक तरह से आरएसएस के विरोध में बनाई थी। आरएसएस का एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो आज भी भंग नहीं हुआ है, वो आज भी थोड़ा सुप्तावस्था में है, वो लो प्रोफाइल है, वो बंद नहीं हुआ है। एक चीज और मैं आपसे कहना चाह रहा था, तो इतनी देर से मैं चर्चा सुन रहा था, मैंने देखा कि एक ये योगी जी को जो प्रोजेक्ट करने की बात है, योगी जी का जो एक उग्र हिंदुत्व है जिसका उसका लाभ उठाया जा रहा है, वेरियस प्रदेश चुनावों में उनको घुमाया जाता है, एक प्रमुख वक्ता के रूप में वो घूमते भी हैं। एक ये मोदी जी का ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, उनको वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जवाबदेह हैं, उनको तमाम चीजों पे, तमाम मुल्कों को, पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ता है। तो उनका अपनी एक राजनीति का स्टाइल है, सबका हाथ, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन वही जो उनके रीजनल छत्रप है, अब आप देखिए कि उत्तराखंड में अभी उन्होंने शपथ लेने के पहले ही कह दिया कि हम यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। ला सकते हैं भी कि नहीं ला सकते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो गोवा का एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो थोड़ा सा भिन्न है इसमें। वहां पे जब पोर्चुगीज गए तो उनका जो एक पुर्तगालियों का जो एक बनी बनाई व्यवस्था थी उसको एज इट इज हमने ले लिया। वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने नहीं गए थे, पुर्तगालियों ने वहां जो एक व्यवस्था बनाई थी उसको हमने इनहेरिट कर लिया। यहाँ पे उन्होंने कह दिया हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। योगी जी का अपना उग्र हिंदुत्व आपको नजर आता है। आसाम में आपको हेमंत का आपका एक अलग अंदाज नजर आता है, कर्नाटक में आपको नजर आ रहा है एक हिंदुत्व का अंदाज। तो मुझे ये लगता है कि ये जो मोदी जी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि रीजनल छत्रप्स के जरिए वो एक नई एक वो जो टची इश्यूज हैं उनको शुरू करवाते हैं। ये जो स्टेट्स है वो उनकी प्रयोगशाला है, उन प्रयोगशालाओं में वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और जब वो एक्सपेरिमेंट एक बृहद स्वरूप ले लेता है, इसके लिए एक बड़ी डिमांड खड़ी हो जाती है, अखिल भारतीय स्तर पे उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आने लगती है, तो उसको केंद्र तक लाते हैं। मुझको लगता है कि योगी जी को अभी से प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर देना बहुत जल्दबाजी होगी। आपको लगता है जल्दबाजी होगी? क्या आपको लगता है अगर देखिए
हमें कैसा डिक्लेयर करना एक अलग सवाल हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं, डिक्लेयर मीडिया द्वारा डिक्लेयर कर देना। और वैसे देखिए, जैसे भी उर्मिलेश जी कह रहे थे कि हाँ, भाजपा का प्रधानमंत्री पार्टी नहीं आरएसएस तय करती। देखिए, अच्छा लगे बुरा लगे, पर ये कटु सत्य है। भाजपा का प्रधानमंत्री आरएसएस ही तय करती है, और आरएसएस मौके पे नहीं तय करती। मैंने आरएसएस को बहुत करीब से देखा, वो मौके पे नहीं तय करती। बरसों पहले, कभी दशकों पहले वो घोड़े पे दांव लगा के बैठ जाती है। आरएसएस के दिमाग में क्या चल रहा है अभी से कह पाना बहुत मुश्किल। बट लेकिन आरएसएस से एक चूक जरूर हुई कि अटल आडवाणी के बाद उन्होंने इमीडिएट सक्सेसर को की खोज नहीं की, इसीलिए 2009 में आडवाणी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना पड़ा, फिर भागवत को बैठकर गैंग ऑफ फोर को रिजेक्ट करना पड़ा, नितिन गडकरी को लाना पड़ा, पूरा एक चक्र चला अपने आप में। तो कहीं उस अनुभव से तो सीखने के बाद आरएसएस ने तय तो नहीं किया कि इस बार कम से कम हम लाइन ऑफ सक्सेशन क्लियर रखें? अनुपम जी, आरएसएस, मुझे जहां तक मेरी अपनी जानकारी है और जितनी अपनी समझ आज तो, अनुपम जी आपकी आवाज गायब हो गई है। आवाज चली गई है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। आलोक, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं, सवाल एक बार दोहराना पड़ेगा आपको। मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि आरएसएस ने पिछले दिनों अपने आप को पूरी तरीके से कॉर्पोरेट अंदाज में ढालने की कोशिश की। अनुपम जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी हाँ, आ रही। एक फोन आ गया था, सॉरी। हाँ, आप बात पूरी करें अपनी। बात आडवाणी जी की हो रही थी। मुझे लगता है कि आडवाणी जी पे आरएसएस काफी कुछ सहमत था, और जो एक भाजपा की और आरएसएस की एक जो विचारधारा है, उसको देखते हुए हम सब जानते हैं कि आडवाणी जी ने खुद ही हारागिरी कर ली, और मतलब उनको एक एज फैक्टर भी उनके खिलाफ जा रहा था। उनका वो लाहौर वाली घटना भी एक उनके खिलाफ चली गई। तो कुल मिलाकर आडवाणी जी का मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आरएसएस आडवाणी जी पे पूरी तरह सहमत था। परिस्थितियां नहीं बनी आशुतोष। बिल्कुल। आलोक, ये जो कॉर्पोरेट है, जिस तरीके से टाटा से लेके अडानी, अंबानी, बिड़ला, सबको आमंत्रित किया गया, तो क्या ये भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा? ये महज सिर्फ इसलिए है कि आइए उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं होती है, या इसके कुछ और मायने? आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के अंदर शुरू किया, तो चाहे अनिल अंबानी हो या फिर टाटा हो, सबने कहना शुरू किया था, भाई मोदी जी में तो भविष्य का प्रधानमंत्री दिखाई पड़ता है। कहीं ये वो एक्सरसाइज तो नहीं रिपीट हो रही, या सिर्फ इंडस्ट्री स्पेसिफिक ये आमंत्रण है? ये इसे आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन जो अनुपम जी ने कहा कुछ देर पहले, देखिए उत्तर प्रदेश में रोजगार बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये बात आज से नहीं, पिछले 50 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा है क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। नारायण दत्त तिवारी एक मुख्यमंत्री थे जिनके दौर में बिना हल्ले गुल्ले के इन्वेस्टमेंट हो जाते थे जहां वो चाहते थे। उसके बाद हल्ला गुल्ला बहुत हुआ है, इन्वेस्टमेंट उस प्रोपोर्शन में नहीं हुआ है पिछले समय। और इस वक्त खास बात यह है कि जब अखिलेश यादव के दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ, मायावती के दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ, उनके ऊपर कितने भी इल्जाम लगते हो लेकिन साथ में काम हुआ है। आज ही अखिलेश यादव ने चिढ़ाने के अंदाज में बधाई दी और कहा कि जिस स्टेडियम में आप शपथ ले रहे हैं, ये स्टेडियम हमारा बनवाया हुआ है। मुझे लगता है कि पिछली सरकार बनने के समय से, ये आज की बात नहीं है, योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम इस कोशिश में है कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाया जाए, उद्योग लगवाए जाएं और यहाँ किसी तरह तरक्की को पटरी पर लाया जाए। शुरू के समय में कुछ ऐसे लोग उनके साथ, और ये बात सही है कि योगी आदित्यनाथ कॉरपोरेट सेक्टर से किसी तरह का रिश्ता रखने के लिए जाने नहीं जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई भी आदमी अगर रिश्ता रखना चाहेगा तो इस देश में किसी उद्योगपति की हैसियत नहीं है कि वो उस रिश्ते की तरफ हाथ बढ़ाने से इनकार कर दे। और यहाँ जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है, उसी वक्त उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई है। उस पर काम कितना हुआ है ये एक अलग सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कोशिश ये है कि उस काम को आगे बढ़ाया जाए और अगली बार कम से कम, अब से 2 साल बाद हो सके तो बहुत अच्छा है, वरना कम से कम 5 साल बाद ये कहने का मौका न मिले दूसरी पार्टियों को कि भाई ये भी हमारा बनवाया हुआ है, वो भी हमारा बनवाया हुआ है, इनका खुद का बनाया हुआ क्या है। तो ये एक कोशिश इस तरफ हो रही है। और कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए, कोई आदमी अगर बाकी कारकों और कारणों से प्रधानमंत्री बनने की तरफ बढ़ रहा होगा, अगर वो कॉर्पोरेट का दुश्मन नहीं है, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर तो साहब जो जिसका सूरज चढ़ रहा होता है उसकी तरफ सलाम करने पहुंचता है, वो सूरजमुखी है।
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये इनकी विचारधारा क्या है, इनकी छवि क्या है, ये सब वहाँ धंधे में इस सब का ध्यान नहीं रखा जाता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।